अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, साथ मेरे मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, मुज़ाकराती अमल पे सभी ने इत्मीनान का इजहार किया था कि चलो बात चल तो निकली, और फिर हम देख रहे थे कल जैसे आपने तबसरा किया कि हर साइड जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटी है। पीटीआई भी 4 के बजाय 2 मुतालबात पर आ गई, तहरीरी सूरत में देने। दूसरी तरफ ISPR की जानिब से कहा गया कि 19 मुजरिमान की सज़ा माफ़ी कर दी गई है और उसके बाद ड्यू प्रोसेस करके उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस पर कोई एतराज़ आएगा। वो इसलिए कि ऐसा लगता है कि हाइब्रिड सिस्टम में एक पेज पर ही हैं सब कुछ और एक दूसरे को एतमाद में लेकर सब किया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा ने क्या कहा वो सुनते हैं। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा सवाल है। और अगर जो है वो इस तरह के बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा, ये आप देखेंगे। क्योंकि ये रियायत जो है ये पाक फ़ौज की तरफ से आई है, मेरा ख्याल है उनको भी इसके ऊपर दोबारा सोचना पड़ेगा। इस पे सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून का खदशा ठीक है कि फिर 9 मई बार बार होगा, और जिनके साथ ये हुआ है उन्हीं की तरफ से तो रिहाई दी गई है, तो मुस्लिम लीग नून किस हैसियत में शिकवा कर रही है? देखिए, इनकी जो रिहाई है ये कोई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ैसला नहीं हुआ, ना ही ये गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला हुआ। ये मुश्तरका फ़ैसला है, क्योंकि अब बातचीत शुरू होनी है तो कोई थोड़ी सी कंसेशन देनी चाहिए ताकि हमारी जो सिंसेरिटी है उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इमरान खान वाले लोग जो हैं उनका वो एतमाद हो, क्योंकि उन्होंने भी अपने बहुत लंबे चौड़े डिमांड से उससे रिड्यूस करके 2 किए। तो वी ऑल्सो हैव टू शो सम सिंसेरिटी, तो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। तो चलो ये किया, तो ये एक मुश्तरका फ़ैसला था to show that we want to get on with the dialogue and here's a gesture from us to build confidence. Okay. वहाँ तक तो ठीक था। उस्मा बुखारी साहब ने तो उस वक्त तो बात नहीं की जब ये हुआ, बात तो आज की है ना, काम तो कल हो गया था। अब क्यों हुआ ये? और वो हुआ इसीलिए बिकॉज वो साहब जो बच्चे निकाले गए, जो फ्री किए गए, वो किसी के 4 महीने रह गए थे, किसी के 6 रह गए थे, किसी के 3 रह गए थे। उनसे कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपसे कहा कि उन्होंने जो पिटिशन्स दायर की हैं, मर्सी पिटिशन्स, वो भी इत्तेफाक से हुई हैं, वो भी एक मिली भगत से हुई हैं। कि ऐसे नहीं होता कि वो उन्होंने किसी से अपनी पार्टी से ना पूछा हो कि जी हम ये मर्सी पिटिशन्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो उनको भी कहा गया था कि ये अब होने जा रहा है, आपको कहेंगे मर्सी पिटिशन, आप सब साइन कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों साइड्स ने एग्री किया था। अच्छा, तो और बच्चों ने साइन कर दिया। मगर बच्चे हैं ना, वो जब बाहर निकले तो उन्होंने पंगड़े पाने शुरू करते और ऐसी बयानबाजी की जिससे लगता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। और वो बिल्कुल उसी मूड में है जिस मूड में वो अंदर गए थे, और अगर मौका मिला तो फिर दावा बोल देंगे। ठीक है ना जी। तो जब ये देखा कि पार्टी ने उनको समझाया नहीं कि भाई चुप करके कर, बल्कि हार पहनाए, उनका वेलकम किया गया, और नहीं उन्होंने जिस किस्म की बयानबाजी की, उन्होंने कहा क्या पहले तो जेल के बाहर निकल के ना नारे लगाए और ये किया और वो किया, तूतनियां मारी। उसके बाद फिर चले वो होगी बात चुप, उसके बाद भी बात खत्म हो जाती। फिर वो जो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका वेलकम किया है, वो जो वेलकम किया है, that I think was a gesture from the party rather than from the 19 or 18 people who were released. 19. तो वो तो जिसमें कहते हैं ना कि they made it into a victory. It was a concession for the talks. जी. And PDI turned it into a victory parade. ऐसी थे, ठीक। तो फिर I think reaction तो आना था ना। तो फिर उस्मा बुखारी से भी कहा गया कि बोलो उन तुसी, why? आपका ख्याल है वो एवं बोल पड़ी हैं? एवं नहीं कोई बोलता जी। तो उनको कहा गया है कि भाई बोले, और वो भी पाक फौज को नजरसानी का कहना, और हमें कहें कि अब अगले जो है उनको नहीं छोड़ना। हाँ, बस तो इतना काफ़ी है आगे। तो अब इधर से रिएक्शन जो आएगा वो यही आएगा कि वो जो बाकी जिनकी मर्सी पिटिशंस हैं वो भी फारग, वो अब कोई नहीं किसी को छोड़ेंगे। अच्छा, बिकॉज आपने देखा ना कि सिर्फ इन्होंने जो फैसला हुआ था वो सिर्फ ये नहीं था कि 19 का, कुछ लोग एंटी टेररिस्ट कोड में भी तो फंसे हुए थे ना। जी जी। कितने थे वो? 250 जो है उनकी जमानत हो गई है। 250 की जमानत हो गई जी, 250 की जमानत हो गई, 150 की अभी नहीं हुई। कुछ इन्होंने पीछे उधर रख लिए हैं, हाँ। कुछ पीछे इधर रख लिए, ठीक है, और छोड़ दिए। अब पीटीआई को चाहिए था कि चुप करके कहते कि ये हमारे डिमांड्स एक्सेप्ट हो गए, मगर कुछ डिमांड्स रहते अब हम आगे बढ़ेंगे, मगर नहीं, उन्होंने पंगड़े पाड़े शुरू करते और उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी
ऐसे जैसे कि अपने मेरिट के ऊपर बाहर आए हैं और पीटीआई के जोर के मुताबिक बाहर आए हैं। तो फिर कोई मुज़ाकरात के अंदर ये होता ना कि जी अगर एक साइड गए हम जीत गए दूसरे हार गए तो मुज़ाकरात ब्रेक डाउन कर जाते हैं। अच्छा। मुज़ाकरात वो कामयाब होते हैं आयशा जिसमें दोनों की विन विन हो। वो कामयाब होते हैं जिसमें दोनों साइड से कह सकें कि विन विन हुआ है। एक विन कहती है और दूसरी की लॉस होता है तो वो सम ज़ीरो गेम कहते हैं उसको। यही डिप्लोमेसी में यही कहा जाता है कि जहाँ सम ज़ीरो गेम होती है, अच्छा, कि भाई मैं जीत गया तुम हार गए, तो वहाँ कामयाब नेगोशिएशंस नहीं हो सकते। नेगोशिएशंस वहीं कामयाब होते हैं बिटवीन टू पार्टीज जहाँ आपको भी कुछ मिल जाए मुझे भी कुछ मिल जाए। विन विन फॉर बोथ। ये नहीं आप माइनस हो गए एक और मैं प्लस हो गया एक, तो जीरो हो गया ना, -1 एंड माई +1। तो इसको सम ज़ीरो गेम कहते हैं। राइट। तो आई थिंक पीटीआई ने मिस्टेक गलती की है सेलिब्रेट करके सेलिब्रेट करके, और इसको एक्चुअली सेलिब्रेशन तो अलग बात है ना, इसको तो उन्होंने ऐसा पॉइंट स्कोरिंग की है जी कि हमारा पलड़ा भारी है। हाँ, हमारा हाथ ऊपर है। हाँ, ओके, हमारे धमकी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम जो अपना एहतजाज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड। वहाँ एक इम्प्रेशन ये है या एक फीलिंग है या एक सोच है कि पीटीआई कर ले जो करना है कि कर लेंगे। इन्होंने ये करने की कोशिश की वो नाकाम हो गया, इन्होंने ये करने की कोशिश की वो हमने नाकाम कर दिया। देखिए May 9 and 26 नवंबर सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट थी ना बाय पीटीआई जी। खान साहब ने जिन्होंने ना पूरा जोर लाता और उसके बाद हुण भी जिहड़ी धमकियां देंदे पे ने दे आर नॉट रियली वर्किंग। एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट स्कैर्ड। उन्होंने ये 2 अपराइजिंग्स थी इसको कंट्रोल कर लिया। सो दे आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट। गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट राइट कि नाउ हम असीं पक्के हो गए। अच्छा। सो गवर्नमेंट थिंक्स दे आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। अगर पीटीआई ये इंप्रेशन देगी कि गवर्नमेंट इज इन अ वीक पोजीशन और पीटीआई इज इन अ स्ट्रांग पोजीशन, तो गवर्नमेंट विल देन क्रैक डाउन। वो कहेंगे अच्छा चलो फिर है देखो एक चाल हो रही। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। ये टॉक्स जो है अब रुक जाएंगी। ये ऑल्दो दोनों साइड्स कह रही हैं कि टॉक्स विल कंटिन्यू। अच्छा। मगर क्योंकि अब जो अगली स्टेज में रिलीज़ होने थे लोग वो अब उसके ऊपर हॉल्ट हो जाएगा। आप देखना ये है कि पीटीआई क्या कंसेशन देती है गवर्नमेंट को। ठीक। अगर पीटीआई गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को कंसेशन नहीं देगी और ऐसे बुड़का मारेंगे तो फिर गवर्नमेंट ने आगे किसी को रिलीज़ नहीं करना और आप देखिएगा आगे सजाएं भी हो जाएंगी, एक खान साहब को भी और 1-2 और लोगों को। हाँ, लेकिन वकास अकरम शेख कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पर सज़ाओं का असर नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं मुज़ाकरात रुक जाएंगे। तो पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं, क्या नून लीग को उस पर भी कोई रिजर्वेशंस हैं जो इस तरह से ओपनली ये ऑब्जेक्शन किया गया? रुकने से ये मेरा मुराद नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगे। हाँ। नहीं, बातचीत तो चलती रहेगी। अच्छा। वो तो दोनों साइड्स कमिटेड टू इट। कोई नहीं ये चाहेगा कि मैं तोड़ के बाहर बैठूं, बिकॉज वो पब्लिक के अंदर ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हों और मसाइल हल हों। ठीक। तो इसलिए ये कोई नहीं चाहेगा कि ये जिम्मेदारी लेके हमने तोड़ दिए। मगर गो स्लो हो जाएगा जी, पोस्टपोनमेंट होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी तू मैं शुरू हो जाएगी। अब देखिए ना गंडापुर साहब ने क्या किया है। एक तो ये हरकत की है जी, दूसरी ये कि जो एक एपेक्स कमेटी में जो मीटिंग हुई है जी, एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनवाए? सुनाए ना, मैं बताऊं आपको कि उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मगर उन्होंने की है ये बात जी। 26 नवंबर के बाद ये पहली मीटिंग थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इस वक्त 13 शोधा कंफर्म है और शहीद हुए हैं और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है और इस वक्त तक हमारे 45 जो लोग हैं वो इस वक्त मेरे पास रिकॉर्ड है उसके मिसिंग है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की बातचीत ऐसे एपेक्स फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए। अच्छा सिर साहब, कनेक्ट करें अगर चीजें, तो शहबाज शरीफ साहब को कल वसवसे आ रहे थे तकरीब में। अज़मा बुखारी साहिबा ने आज पाक फौज को कहा नज़रसानी करें आप रिलीज़ करने के फैसले पे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वज़ीर आला एपेक्स कमेटी के इजलास में बाकी बड़ों के होते हुए वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठे हुए एक शख्स को कह देते हैं कि ये फोरम मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने नामुनासिब बात की थी? मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ साहब ने ये जो वसवसे की बात की है क्यों की है, मुझे कोई जवाब नज़र नहीं आता फ्रैंकली। और अगर मुझे मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कि ए तुसी की चौका छिक्का मारता है कि पहले तक कुल्हाड़ी मारी है। इट्स लाइक सेइंग कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद आवर गवर्नमेंट, वेयर इज इन माय ओपिनियन देयर इज नो प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट। आई मीन मैं कोई गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा, आई एम सिंपली सेइंग कि मेरी असेसमेंट में कोई देयर इज नो मेजर इशू। तो ये क्या वसवसे की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है, मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ कि ये नहीं वो कहना चाह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है।
वो शायद वो जो एक पीपल्स पार्टी के साथ कुछ झगड़े चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो भी है, वो है ना, कुछ बदनजगी तो हुई भी है जी। तो और उधर से भी वो बातें चल रही हैं, अब कैबिनेट में भी एक्सपेंशन हो रही है जी, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है उसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है, तो उसकी वजह से शायद ये भी हो सकती है कि ही थिंक्स कि हमारे उसकी पार्टी और उसके ग्रुप के अंदर कुछ वसवसे हैं, डाउट्स हैं, और इस वक्त तो माहौल भी एक बना हुआ है ना बाहर कि जी शायद ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा, क्योंकि बिलावल साहब भी थोड़ी सी मनूवरिंग कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी वाले भी बयानबाजी कर रहे हैं, तो और ये तो स्पेकुलेशन चल रही है हर मीडिया टॉक के अंदर कि क्या कब ये गवर्नमेंट अप्रैल में जा रही है, बिलावल आ रहा है, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो इसके साथ साथी जो होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है शहबाज साहब कुछ कहना कुछ और चाह रहे थे, कह गई हैं, बट ये बाय द वे मियाँ साहब कभी कभी कर जाते हैं ये काम। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, हाँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जल्दी जज्बात में आके जज्बात होते हैं या वो बोल रहे होते हैं और ठगा करके कुछ कह जाते हैं, फिर सोचते हैं वो मैं की किया है। अच्छा। तो हो सकता है कि ये उनके स्लिप ऑफ द टंग, वो कहना कुछ चाह रहे थे, शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि लोग समझते हैं कि मसला है, मगर एक्चुअली कोई मसला नहीं है। मगर जिस तरीके से उन्होंने वो बात की, जाहिर है उसके साथ ये शख्स बात तो अब खड़े हो गए कि क्या मसला क्या है, अब अल्लाह करे कि हम क़यामत तक ये कोई बात करने वाली है क़यामत तक, यार तुसी बच के तुसी 3 साल काट लो तो बड़ी गरीबत है, तुसी क़यामत दी गल्लां करदे पे हो, की गल्लां करदे पे हो, मतलब एक तरफ वसवसे रहे थे और दूसरी तरफ क़यामत दी गल करदे पे हो। तो मियाँ साहब कभी कभी इस किस्म की बाउंड्री मार जाते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ दोस केसेस। तो अली अमीन गंडापुर साहब को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि उन्होंने इसीलिए ना कि जब बंदा खुद अपने बारे में कहे कि प्रॉब्लम है, तो ये गंडापुर मास्टर थॉट है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वो बैठा है, चीफ भी बैठा है, तो ये भी कहता पाया कि मसले बने ने साढ़े, तो मैं भी थोड़ा जिहा फिर एक चाल में भी कर दें। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब ने वो चाल की, बिकॉज देखिए जब गंडापुर पहुँचते हैं ना इमरान के पास, वो पूछता है क्या हुआ वहाँ, तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा, तुम खड़े हो गए, ये बात की तुमने, ये क्यों नहीं की तुमने बात। और ये लोग तो जाहिर है दे हैव टू वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द फेडरल गवर्नमेंट, तो दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल। मगर जब वो जाते हैं डेलिया तो खान उसे पतलून ला देता है, वो कहता है ए क्यों नहीं किया, ए क्यों नहीं किया, ए क्यों नहीं किया। तो गंडापुर साहब ने क्या कि हुण मैं बोल ही जाऊँ तो चंगा है। उसके बाद सोचा होगा लै शहबाज शरीफ से जवाब ही कोई नहीं देता, हाँ, बाहर जाके मेरे नंबर लगवा लिया अपने, ये देखा ना, ये नंबर लगवा रहा है, ये खान साहब को पैगाम दे रहा है कि देखा थोड़ा कारकुन ने होते है करता थे वो करता जी। और देखिए पीटीआई का जैसे उनके बाकी कारकुन जो जब वेलकम किया गया और जिस किस्म की वो मूड में थे, बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी फातिहाना। गंडापुर साहब तो उनके लीडर हैं जी, उस ग्रुप के लेके चले थे उनको लेके चले थे। तो गंडापुर साहब पीछे हट जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका तो सारा जो पब्लिक लेजिटिमेसी है उनकी इन द पीटीआई वो है ही है ना, ठीक है। तो उन्होंने तो बाहर आके ये बात करनी थी। तो मैं ये समझता हूँ ये बेसिकली ये पॉलिटिक्स से चल रही है ना जी, दिस इज नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स। बाय दैट व्हाट डू आई मीन नॉट कंड्यूसिव टू टॉक्स। ये जो टॉक्स हो रही है ना, ये मकसद क्या है इनका, क्या है, क्या मकसद आप बताओ मुझे, चलो क्या मकसद है। ये तो नहीं है कि सबकी रिलीज हो जाए, ये हो जाए, उससे क्या होगा। हाँ, रास्ता मिले हर एक को और सियासी इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकली ये जो इतनी शोर शराबा है वो थम जाए, मगर उसका भी तो कोई मकसद होगा ना। क्या है उसका मकसद? यही है ना, खान चाहता है नई इलेक्शन हो जी, खान चाहता है गवर्नमेंट की छुट्टी होए, नवी इलेक्शन होए, मैं प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद मैं अपना आर्मी चीफ लगावा, सीधी जी गल है। इसमें कुछ टेढ़ी बात है, नो रॉकेट साइंस, नो रॉकेट साइंस। अब वो बात यह है कि वहां तक पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरू करना है ना। हाँ। उसने शुरू किया था ना ऊपर से, तो गिरता 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 यहाँ आ गया, अब रिहाई पे आ गया। सब मेरी भी अपनी रिहाई भी नहीं, वो कहता मेरे बंदे रिहा कर दो और उसके बाद जुडिशल कमीशन बना दो, ठीक। तो मतलब अब यहाँ तक तो आ ही गया, अब इससे आगे कहाँ जाएगा वो बेचारा, कहाँ गिरेगा, ठीक। और हर दफा मुलतवी कर देता है प्रोटेस्ट जी, ठीक है ना। तो ही इज इन अ वीक पोजीशन, कहाँ डिमांड्स थे उसके और कहाँ आ गया अब। हाँ। तो अब गवर्नमेंट ने और एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि यार यहाँ तो उसको कुछ थोड़ा सा देना चाहिए ना, आफ्टर ऑल उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी रहे, नहीं थे वो फिर ना फ्रस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ कर दे, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेशन में बंदा बड़े फजूल फैसले का बंदा कर लेता है, गुस्से में कर लेता है। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू कीप हिम एंगेज्ड ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है टॉक्स का। फ्रेंकली ये टॉक्स जो हैं, अगर खान साहब ये समझते हैं कि इस टॉक्स की वजह से वो अपना फाइनल मकसद पूरा कर लेंगे, that is not going to happen. Okay, this government and this establishment determined कि अगले 3-4 साल तक ऐसी हिलना नहीं। अच्छा। खान और नो खान, शहबाज और नो शहबाज,
whoever, हमने रहना है, हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है। ठीक। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी रह गई तो दाने मुक जाएंगे। देखो ना, अभी आपने चाइना से उनके एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर्स खरीदे, जिसके साथ आपकी एयरफोर्स विल बी वन अप ऑन इंडिया अगेन। पहले F-16 के साथ आप वन अप हो गए थे, अब ये J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देख रहे हैं जहाज़ों, वो एयर शो भी हुई थी। एंड तो पाकिस्तानीज़ in the market for arms, for weapons, for modernization. अब उठ के जा रहे हैं बांग्लादेश, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ भी इंडियन बांग्लादेशी आर्मी को अब वो ट्यून अप करेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट इंडिया एंड सो ऑन। तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक हियर। और अगर आप उनसे पूछें कि खान साहब, इज इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? देखिए ना, कुछ लोग तो है ना कि पाकिस्तान की सोल्यूशन लाइज इन इमरान खान, ऐसे ही है ना, लोग तो यही कहते हैं ना, अवाम जो बाहर बैठी हुई है कि खान नू ले आओ, खान मसले हल कर देगा। तो बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर परसेप्शन क्या है, इज इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ऑपोजिट टू पब्लिक ओपिनियन? अच्छा, तो फिर अगर आप ये कह रही हैं और आपके बड़े गहरे तल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये परसेप्शन है। तो फिर माय थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट थिंग्स इमरान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो देन ये मुज़ाकरात आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ये सोल्यूशन इमरान खान की सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे ये, ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मगर उसके लिए फिर बहुत और कुछ होना पड़ेगा, जो ये साल जो 1925 इसमें तो मुश्किल लगता है। 2025 मुश्किल लगता है। बाकी आगे के तो आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी है इस मुल्क के अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता, वी डोंट नो। But certainly Imran Khan is not going to get the sort of political relief जिसके साथ he might think he is now about to make a bid for power. वो नहीं होना। मैंने कहा था he will उसकी बेल हो जाएगी। मैं समझता हूँ, अभी भी मैं समझता हूँ that's part of the movement forward. What about 190 million pound case? वो तो हो ही जाएगा, कन्विक्ट हो जाएंगे। और वो तो खर पीटे खुद मान रही है कि हो जाना, सजा होनी है उसमें। वो नहीं होनी है, उसमें भी होनी है, और दूसरा वो तो शखाना 2 में उसमें भी होनी है। तो इनके यही उम्मीद है कि जब हाई कोर्ट में पहुंचेगी तो वहाँ जाके फिर रिलीफ मिल जाएगी। बाय द टाइम इट गेट्स टू द हाई कोर्ट तो और वक्त लग जाता है ना। तो मतलब है कि एक के बाद दूसरे के बाद खान साहब विल नॉट बी अलाउड टू गो टू द पब्लिक और वहाँ खड़े होकर जलसा करें, ये नहीं इजाज़त होगी। बाकी बनी गाला बह जाओ, ठीक है जी, ज़मान पाक बह जाओ, ज़मान पाक चले जाओ, कोई गल नहीं, और अल्लाह खैर सल्ला, मगर बाकी नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा, चले, इससे कम से कम हुकूमत को ये तसल्ली मिल गई आपके एनालिसिस से कि अभी 3-4 साल तक तो अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, इमरान खान साहब को इन मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकालना होगा। मगर खान साहब जो है अभी गेम खेलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी गेम खेलेगी, गवर्नमेंट भी गेम खेलेगी, और ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा, टॉक्स चलती रहेंगी, ब्रेक होती रहेंगी, एंड गंडापुर साहब गरजते रहेंगे, कहीं जाके गरजेंगे, कहीं जाके स्क्वीक करेंगे। अच्छा। और कहीं खान साहब जो है वो रिकन्सिलिएटरी स्टेटमेंट देंगे, कहीं वो बहुत अग्रेसिव बात करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, लुक आउट फॉर वन पर्सन। Who is that? लुक आउट फॉर वन पर्सन। बुशरा बीबी? बुशरा बीबी। ओके, वेल डन। अच्छा, मुझे लगा शायद आप शाह महमूद कुरैशी की बात करें, क्योंकि वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी बाहर आ जाएंगे। वो आ जाएंगे बाहर। अच्छा। और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी तो वैसे ही बड़े मायूस हैं कि मेरी पार्टी ने मेरा ख्याल नहीं किया, आई एम नंबर 2 इन द पार्टी, और मुझे भूल गए, ये कैसी पार्टी है। एंड ही इज़ वेरी अपसेट बिकॉज उनके साहिबजादे के साथ भी अच्छा नहीं किया पीटीआई ने, जैन के साथ, और तो गिले तो हैं। और याद एक बात रखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो फैमिली है, ट्रेडिशनली इट हैज़ ऑलवेज बीन प्रो स्टेट, इट्स नेवर बीन एंटी स्टेट। गोरों के ज़माने से, ब्रिटिश राज के ज़माने से दे हैव बीन प्रो स्टेट। ओके, एंड ये पहली दफ़ा है कि बेचारे शाह साहब कहीं फंस गए, डिफ्लेक्शन किया और वो गले पड़ गई है, जो एंटी स्टेट बन गई। पता नहीं क्या हो गया परवेज़ इलाही साहब को, शेख रशीद साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, पता नहीं क्या हो गया, बस वो होता है ये पॉपुलिज्म जो है ना, ये जब काटती है ना आपको, और आपको नजर आता है कि आए अवाम ही अवाम, तो तुसी भी दौड़ पैंदे हो, तो आपको समझ नहीं आती। बट आई थिंक ऑल ऑफ देम आर रिग्रेटिंग इट। ओके,
सब पछतावे का शिकार है, लेकिन फिर वापसी का रास्ता या यू टर्न लेना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब किस रो में बह गए और आने वाले दिन पीटीआई के लिए क्या सुनते हैं आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आलमी मंजरनामे से बांग्लादेश को शामिल कर लेते हैं, जहां हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो विज़िट करने जा रहे हैं और पाक बांग्ला ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है। बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। ट्रेनिंग देने की आपने बात की कि पाक फ़ौज वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? आयशा, सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है ना जी, 2 लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। अच्छा। उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है, उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलके और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलके सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया रीजनल हेजेमन है। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा हुआ था, तो अब वो टूट गया। सो आई थिंक यूनुस का ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से सार्क की रिवाइवल हो। अच्छा। पाकिस्तान भी ये चाहता है, मगर पहले ये हो रहा था हसीना के ज़माने में कि इंडिया सार्क को नहीं चाहता था। इंडिया समझता है कि सार्क के अंदर उसकी अहमियत इतनी नहीं रही। वो इंडिविजुअली बायलैटरली जिन लोगों से जो बात करता है सार्क के कंट्रीज़ में, तो वहाँ उनके ऊपर दबाव डाल सकता है। जब ये सारे मिल जाते हैं एक जगह पे तो इंडिया का एक ही वोट होता है, ज़्यादा 2 होते हैं। तो ये तो इंडिया हैज़ बिकमिंग एंटी सार्क। इंडिया ने सार्क को सपोर्ट किया था ताकि सार्क को वो लीड कर सके, मगर सार्क को लीड नहीं कर सका बिकॉज पाकिस्तान ने दरार डाली हुई थी और लड़ाई झगड़े हो रहे थे और बाकी लोग जो थे परेशान थे। और बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इंडिया के साथ था, उससे पहले साथ था। खालदा ज़िया के ज़माने में प्रो पाकिस्तान था और हसीना के ज़माने में प्रो इंडिया था। तो अब बात यह है कि नाउ वंस अगेन द अटेम्प्ट इज के सार्क को रिवाइव किया जाए। पाकिस्तान फुली सपोर्ट करता है और इंडिया को तकलीफ हो रही होगी ये बात सुन के, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बात ऑलरेडी शुरू हो गई है कि जी तजारत शुरू की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, और वो तजारत के तरीके सिर्फ 2 ही हैं। एक तरीका तो ये है बाय सी, दूसरा इज बाय एयर। तो एयर फ्लाइट्स आर बीइंग रिस्टोर्ड बिटवीन ढाका एंड लाहौर और कराची और इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान बांग्लादेश ओवरफ्लाइंग फ्रॉम ओवर इंडियन टेरिटरी फ्लाइट्स रिस्टोर हो रही है। अब शुरू में फ्लाइट्स में बंदे तो नहीं आए जाएंगे ना, इट प्रोबब्ली बी अ लॉट ऑफ कार्गो फ्लाइट्स। सो आई थिंक इस वक्त तजारत बहुत कम है। बांग्लादेश के अंदर एक ओपिनियन है आजकल के बांग्लादेश कि यार हमने तो इंडिया का साइड ली है, मगर इंडिया इवन आफ्टर ट्रेड वाज बैंड और लड़ाई झगड़े के बावजूद पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा था और सानू उन्होंने रोके कि तजारत ही ना करिए। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अब बाहर निकल रहे हैं। अच्छा। कि इंडिया तजारत कर रहा था पाकिस्तान के ज़रिए, वो आया दुबई और कुछ आइटम्स डायरेक्टली भी जा रहे थे और हमें रोका हुआ था। अच्छा। तो सो देयर इज़ अ डिज़ायर कि जी अब हम तजारत पाकिस्तान से शुरू करें। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट आइटम उसमें इस टेक्सटाइल्स, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस वक्त जो कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत हाई हो गए। एनर्जी कॉस्ट्स, लेबर कॉस्ट, इन्फ्लेशन, ऑल दीज थिंग्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इज इन अ बिट ऑफ अ ट्रफ, गिरी हुई है इस वक्त, ठीक। और बहुत से हमारे टेक्सटाइल मैग्नेट्स जो है वो सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज लगा ली जाए, बिकॉज बांग्लादेश सारी कॉटन इंपोर्ट करता है और वो कॉटन जो है उससे वो वैल्यू ऐड करता है। वैल्यू ऐड का मतलब है गारमेंट्स बनाता है, क्योंकि इंपोर्ट तो कॉटन होगी मगर उसके बाद कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद उसके ऊपर क्लोथिंग बनती है, गारमेंट्स बनते हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तानी टेक्सटाइल इज़ वेरी गुड एट क्रिएटिंग yarn and also but not so good at value added. ये आहिस्ता आहिस्ता बन रही है वैल्यू एडेड भी, हमने शुरू कर दी। बट बांग्लादेश इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन वैल्यू एडेड इन गारमेंट्स एंड इट इज़ जेन्युइनली वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स। उनकी सारी एक्सपोर्ट ही है जी। तो अब हमारे कुछ लोग हैं जो वहाँ टेक्सटाइल मिल्स लगाना चाह रहे हैं और आपको ये भी हैरानगी होगी सुन के कि हमारा ये ख्याल था कि हम यहाँ इतनी कॉटन उगाते हैं, इतना पानी ज़ाया करते हैं,
सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद हम अभी भी यान जो है, अभी भी बहुत सा यान जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि कॉटन अगर यहाँ बनती है तो यहाँ यान बनना चाहिए, यान के बाद वैल्यू ऐड होनी चाहिए, गारमेंट्स बनने चाहिए। पहले तो यान बनाते थे और यान ही बेचते थे, कपड़े नहीं बनाते थे। अब यह है कि इतनी कॉटन की प्रोडक्शन भी गिर गई है, तो कि जिसकी वजह से हमें अब यान इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अब बात यह है कि लोग तो ये कहते हैं कि बेहतर यही है कि हम बांग्लादेश में जाएं, जहाँ बिजली भी सस्ती है, जहाँ इतने लेबर कॉस्ट भी सस्ते हैं, जहाँ इंसेंटिव्स बहुत से हैं फॉर एक्सपोर्ट, और एक पूरी वैल्यू एडेड की एक इंडस्ट्री लगी हुई है। सो एवरीबडी कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट पाकिस्तानी बिजनेसमैन आर लुकिंग एट, एंड बांग्लादेशी बिजनेस आर लुकिंग टू मेक पार्टनरशिप्स। ये तो 2-3 होगी। तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफ़र किया है कि वील कम एंड ट्रेन योर आर्मी। अब बांग्लादेश की छोटी सी आर्मी है, ओके। पुराने ज़माने में तो एक ही आर्मी थी, उनके अफसर भी यहीं ट्रेन होते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू सेंड कंटिंजेंट्स टू ट्रेन द बांग्लादेशी आर्मी। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोग्राम्स ऑफ यूनिटी ऑफ सॉर्ट्स। एक किस्म की कमराडरी भी बनती है, कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं, सब कुछ होता है, आइडियोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है। तो आई थिंक द इंडियंस आर वेरी वरीड अबाउट दिस डायमेंशन। इस डायमेंशन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ज़ाहिर है कि बांग्लादेश आर्मी बड़ी वो एंटी इंडिया अब बननी शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है ट्रेनिंग होगी, आइडियोलॉजी आएगी। पहले वो दे वर वेरी एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया, मगर नाउ दैट थिंग विल चेंज। द सेकंड थिंग इज़ जिसमें इंडिया को बड़ी परेशानी है, इंडिया इज़ नॉट वरीड अबाउट द आर्मी। छोटी सी आर्मी है, व्हाट कैन इट डू? बॉर्डर डिफेंड कर सकती है, नथिंग मोर देन दैट। डर ये है कि एक ज़माना था कि इंडिया इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पे कि दाऊद इब्राहिम के ज़माने में कि बांग्लादेश और नेपाल से पाकिस्तानी एजेंट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था। अच्छा। फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो टेररिस्ट कहते हैं। और बांग्लादेश इज़ अ गुड स्टेजिंग पॉइंट बिकॉज बॉर्डर इस किस्म का है, बहुत से ईजी टू स्लिप इन स्लिप आउट। ओके ओके। सिमिलरली नेपाल का जो बॉर्डर है, ईजी टू स्लिप इन स्लिप आउट। तो ये इल्ज़ाम हमेशा लगाया इंडिया ने कि पाकिस्तानी एजेंसीज जो है ऑपरेट करती हैं। तो वो पिछले 15 साल से बंद हुआ है। अब इनको फिर खर्चा होगा कि यार, और पाकिस्तान के जो एटीट्यूड इस वक्त ये है, मैं आपको बता दूं कि आपने जो कश्मीर, आपने जो हमारे बलूचिस्तान में किया हुआ है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप इमदाद दे रहे हैं और हमारे बंदे मार रहे हैं, थोड़ी ऐसी जैसी। अच्छा। अब उनको मौका मिल जाएगा टू पे बैक। ओके। उन्होंने अफगानिस्तान में पे बैक तो किया ना पाकिस्तानी ने। अब हो सकता है दे मे बी अदर इश्यूज एट स्टेक, सो द इंडियंस आर वरीड। So these are the sort of issues that are now going to come up. अब हमने पता है कि इसहाक डार साहब जा रहे हैं जी, तो अब आप पूछेंगी वो क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म के बजाय डेप्यूटी वज़ीर आज़म। हाँ, तो वो इसीलिए जा रहे हैं ताकि ये जो सारी चीज़ें जब हमने डिस्कस की है, अंगूठे लग जाने ना थे और काम पक्का हो जाए, शुरू हो जाए। और मेरा ख्याल है इशू खड़ा होगा, वहाँ का जो मीडिया है वो ये ज़रूर इशू खड़ा करेगा कि माफ़ी मांगे 1971 की। माफ़ी ने हर जगह काम ख़राब कर रखा है। बहरहाल ये है बांग्लादेश का मामला, जिसमें हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार के काफ़ी डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हैं। जो अब साक की एक्टिवेशन के बाद भारत क्या सबक सीखता है इससे, या उसकी जो मनफी पॉलिसी है खित्ते में वो जारी रहती है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सवाल बाकी रह गया था कि अगर वहाँ का मीडिया ये मुतालबा उछालता है कि 1971 के जराइम पे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो क्या माफ़ी मांगेंगे? देखिए, माफ़ी मामला जो है ना, ये 1995 से चल रहा है। एक्चुअली तो काफ़ी पुराना है जी, बट मुझे ये याद है कि 1996-97 में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए थे पाकिस्तान, और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई वाई कांट वी इस्टेब्लिश, तो उन्होंने कहा हमारा मसला ये है, वी वांट एन अपॉलॉजी। बहरहाल इन 2002 में मुशर्रफ गए थे, तो उन्होंने ऐसे तो नहीं कहा आई एम सो सॉरी हमने इतने बंदे आपके मार दिए, बट उन्होंने गोल तरीके से कि वी आर सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड इन 1971 एंड लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरीके से बात की, मगर वो बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, क्योंकि वो असर रसूख था ना इंडियन, तब सरकार हुई।
हालांकि उस वक्त खालिदा ज़िया की हुकूमत थी, लेकिन अंडर तो ये था। मगर इससे पहले भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से इसी तरीके से माफ़ी मांगी गई है, मगर बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं की। 1974 में भुट्टो साहब के ज़माने में जो मुझे याद पड़ता है, एक हुई थी ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिसमें इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर था स्वारन सिंह और बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर था कमाल हुसैन और पाकिस्तान की तरफ से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे अजीज़ अहमद। ये इन्होंने एक अग्रीमेंट की थी जिसके अंदर पाकिस्तान ने एक तरीके से माफ़ी मांगी थी। वो लफ्ज़ ऐसे ही थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी पैगाम भेजा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अपील टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश टू फॉरगिव एंड फॉरगेट द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू प्रमोट नेशनल रिकन्सिलिएशन। तो वो यही था कि जी भूल जाएं, जो पहले जो कुछ हुआ उसको भूल जाएं, आगे देखें, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, फ्रेश स्टार्ट। मगर वो बात तय नहीं पाई। तो इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ वो फिर ये बात आएगी कि जी कुछ तो बयान दें आप अबाउट 1971 ताकि हम सही मामला सही करें। अब देखना ये है कि इसहाक डार साहब किस तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या उसी गोल तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से पहले बात हुई जो मुस्तरद हो गई, या उससे एक कदम आगे जाएंगे? तो मेरा ख्याल है वो ब्रीफिंग लेके जाएंगे और फिर वहाँ जाके बड़ा कंसिडर्ड स्टेटमेंट को ज़रूर देंगे। एंड द ट्रिक विल बी कि बात भी हो जाए, बांग्लादेश को कबूल भी हो और ये ना हो कि आपकी अफवाज की कोई बेहुर्दमी हो जाए या आपका अनड्यू क्रिटिसिज्म उन पे आ जाए, बिकॉज वॉर के अंदर तो बहुत कुछ होता है। यस, इट्स ट्रू, टेरिबल थिंग्स हैपेंड एट दैट टाइम। अच्छा, लेकिन वहाँ पर तो ओवरऑल ही सारी पॉलिसी रीवैल्यूएट की जा रही है और 1971 से लेकर वो अपनी तारीख कुछ दुरुस्त करना चाह रहे हैं निसाब में भी। आपको नहीं लगता हुकूमत ताउन करेगी पाकिस्तान के साथ और ये मुतालबा नहीं आएगा सामने? नहीं आएगा, ये आएगा। वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो दो चीज़ें, एक तो ये उनके लिए आगे बढ़ने के लिए इसको पीछे छोड़ना है। अच्छा, तो इस चैप्टर को क्लोज करना है तरीके से। हाँ, और वो चैप्टर उसी वक्त क्लोज होगा जब पाकिस्तान की तरफ से क्लोजर होगी। अच्छा। और वो क्लोजर यही होगी कि किसी तरीके के साथ सॉरी करना पड़ेगा। मिट्टी पाओ नहीं, मिट्टी पाओ नहीं, वो कहते ना मिट्टी नहीं पानी। अच्छा, सॉरी करो। अच्छा, फिर मिट्टी पाओ। तो फिर उस पर इंडियन मीडिया फिर उछलेगा। हाँ, तो चले मवाद में। नंबर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो सूरत हाल है ना इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। वहाँ भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये यूनुस की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। हाँ जी। और इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। कच्चे धागे। हाँ, वो कहते हैं कि शायद इट मे नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ सस्पिशंस कि आप क्या लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करेंगे। वो भी अनस्टेबल हैं, ये भी अनस्टेबल हैं। बट मेरा ख्याल है दोनों हुकूमतों ने ये फैसला किया है कि फॉरगेट दिस बिजनेस ऑफ स्टेबिलिटी, वी आर स्टेबल, वी आर हियर टू स्टे, लेट्स गेट ऑन एंड साइन दिस, डू योर बेस्ट। चले वो वहाँ से अब बांग्लादेश से हम डायरेक्ट उधर अमेरिका चलते हैं, जहाँ H1B वीज़े के मामलात पे अमेरिकन प्रेसिडेंट, अपकमिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट की टीम भी इख्तलाफात का शिकार है और वो भी आपस में बहस कर रहे हैं। एक तो ये कि H1B वीज़ा ज़्यादातर इंडियंस से रिलेटेड है, ये इस पर बहस क्यों की जा रही है, इसका क्या नुकसान? नहीं, सिर्फ इंडियंस के ऊपर नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑल टैलेंटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाले लोग, उनके लिए सहूलत है टू कम टू अमेरिका एंड टू फाइंड अ जॉब एंड टू वर्क एंड गेट अ रेजिडेंसी। H1B। अच्छा, अब H1B के अंदर इशू क्या था? शुरू में तो डोनाल्ड ट्रंप इसके खिलाफ था जी, कह रहा था कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है अपने दौर में। हाँ। अपने दौर में कह रहा था ये स्कैम है और मैं तो इसको ख़त्म कर दूंगा जी। वो इसलिए कह रहा था बिकॉज बहुत से वाइट अमेरिकन्स, वो सब वाइट अमेरिकन्स का ये था कि हमारे जॉब्स जो हैं ये बाहर से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं, जापान से आते हैं, और ये टेक्निकल लोग हैं, ये आके हमारे जॉब्स ले लेते हैं और लंबी लंबी तनख्वाहें इनको मिलती है और हमारे इंसेंटिव्स ख़त्म हो जाते हैं। तो एक पूरा एक माहौल था वहाँ, और फिर ऊपर से वो जो आते हैं ना, तो वो भी एक इशू था। तो इसलिए एक महाज बन रहा था। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप उसका हिस्सा बन गया बिकॉज राइट विंग को उसने अपीज करना था, उसको साथ लेके चल रहा था। मगर मेरा ख्याल है इलॉन मस्क ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा H1B वीज़ाज़ जो हैं वो इलॉन मस्क इस्तेमाल करता है, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको ये खींच लेता है, सस्ते मिल जाते हैं, तालीम उनकी अच्छी अच्छी जगह पे हुई होती है पहले, उनको सस्ते खींच के ले आता है, काम लेता है उनसे, और फिर उन चाहता है कि वापस ना जाएं, यहीं रहें, मेरे पास ही रहें। अच्छा। और वो तो दैट इज़ वाई ही वाज ऑलवेज अ सपोर्टर ऑफ
H1B वीज़ा। अब मेरा ख्याल है उसने इतनी लंबी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं टू द ट्रम्प कैंपेन कि ट्रम्प ने कुछ कमिटमेंट की होगी उसको। अब ट्रम्प अपनी रुख बदल गया, अब वो कहता है कि मैं तो आई एम इन फेवर ऑफ H1B। अच्छा। और वो सपोर्ट करेगा इसको। मगर अब हुआ क्या, इन द मीन वाइल वो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो बिकेम एन एंटी हिंदू सेंटिमेंट, बिकॉज इंडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया जो है वो अपने आप को हिंदू इंडिया कहता है, हिंदुत्व का नजरिया है। और वो तो कहता है जी। और फिर हिंदू इंडिया के खिलाफ पहली दफ़ा अमेरिकन पेपर्स के अंदर और अमेरिकन मीडिया के अंदर तनकीद, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इट्स अ वेरी सेकुलर सोसाइटी। तो बहुत से सेकुलरिस्ट जो है अमेरिका के अंदर वो भी इंडिया के थोड़े बहुत खिलाफ हो गए हैं, बिकॉज उनको नज़र ये आ रहा है कि आफ्टर द जूइश कम्युनिटी इंडियंस इन अमेरिका विल बी बिकमिंग वेरी पावरफुल। और ऊपर से हिंदू दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिंदुइज्म और वो सेकुलर सोसाइटी। तो मेरा ख्याल है ऑन सेवरल फ्रंट्स एक थोड़ा सा महाज बन गया था अगेंस्ट हिंदू इंडिया। अच्छा। और उसमें फिर ये भी एक इशू बन गया कि हमारे जॉब्स भी लेते हैं। तो दिस इज़ वाई देयर वाज अ बैकलैश। और अब इंडियन अखबार आप पढ़ें तो बड़े नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में हैं इंडियन अखबार और इंडियन मीडिया वाले कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक। देखिए यहाँ पर हम एक तजाद देखते हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान अपनी मौजू बनाई अपनी गुफ्तगू की, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो H1B वीज़ा को अभी वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए, न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा ये मेरा फेवरेट वीज़ा है। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं। हिज एंटी इमिग्रेशन इज एम्ड एट अफ्रीकन कंट्रीज। अच्छा। एंड इज एम्ड एट मैक्सिको, नॉट एम्ड अगेंस्ट इंडिया। ओके। इंडिया से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है वो लेबर की नहीं हो रही, वो टैलेंट की हो रही है। इंजीनियर्स मोस्टली, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ब्रेन, रॉकेट साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस। अच्छा। दैट इज़ व्हाट इंडिया इज स्पेशलाइजिंग इन। उनकी IIT जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है ना, साइंटिफिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दे आर एज गुड एज हार्वर्ड एंड येल। राइट। सो दे आर प्रोड्यूसिंग टॉप रेट पीपल। ठीक। एंड दोज आर इन ग्रेट डिमांड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक। वेयरएज पाकिस्तान और ये जो बाकी मुल्क हैं सवाए डॉक्टर्स की एक्सपोर्ट के, हमने तो ज़्यादा एक्सपोर्ट की नहीं, हम तो लेबर एक्सपोर्ट करते रहे। ठीक। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी वाज एक्चुअली अगेंस्ट द मैक्सिकन्स। वहाँ से अनएम्प्लॉयड मैक्सिकन्स क्रॉस द बॉर्डर आते हैं, ओवर 1 million ऑफ देम अनएम्प्लॉयड एंड इलीगल इन अमेरिका, और वो मिडिल क्लास अमेरिकन के जॉब्स ले लेते हैं, ये लोअर क्लास। ये वही बैकलैश है अगेंस्ट दीज पीपल जो कि UK के अंदर हुई थी अगेंस्ट यूरोपियंस, ईस्ट यूरोपियंस कमिंग टू after the reunification, coming to the UK and taking up jobs and putting pressure on the National Health Service. फिर Brexit हुआ, करना पड़ा। हाँ, तो यही वो Donald Trump is using the same argument against the Mexicans, Puerto Ricans, Cubans and others, जो कि talent hunt नहीं है, it's basically low grade labor, जो कि थोड़ी बहुत तालीम है मगर कोई ख़ास टेक्निकल एडवांटेज नहीं लेके आते। ठीक है। अभी एलन मस्क की कंट्रीब्यूशन बहुत रही कैंपेन में, तो ऐसे लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप उनके एहसानमंद हैं। और ये बात चर्चा किया जा रहा है मीडिया में कि वो उनके मातहत डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क की पॉलिसीज़ को टो कर रहे हैं, ना कि एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, और उन्हें उसके लिए थ्रेट करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उसने बड़ी सपोर्ट की है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए इन सपोर्ट फंड्स। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप में एलन मस्क है। एलन मस्क का जो 2 प्लैंक्स है बिजनेस के, टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। वन इज हिज ट्रेड विद चाइना, जी, the second because of the Tesla cars and all the सारी डेवलपमेंट जो हो रही है वो चाइना में हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 रॉकेट। एलन मस्क के 3000 रॉकेट से ज़्यादा इस वक्त घूम रहे हैं ऊपर। ही हैज़ द बिगेस्ट चंक ऑफ रॉकेटरी। रॉकेटरी के लिए जो सारी सब्सिडी मिल रही है उसको, वो अमेरिकन गवर्नमेंट से मिल रही है, बिकॉज रॉकेट साइंस जो है इज व्हाट फ्यूल्स मिसाइल्स। आपको पता ना, ये अभी जो शोर पड़ा है हमारे ऊपर, पाबंदियाँ लगी 4 कंपनी, तो वो रॉकेट्स के लिए वो बनाए जाते हैं। राइट। और वो जो फिर जब आप मिसाइल्स के अंदर डालते हैं तो बिकम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ठीक। So Elon Musk is looking for billions of dollars in American government subsidies for his space program. इसीलिए खतरा भी करार दे रहे हैं वहाँ के नाकिदीन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एलन मस्क को। टाइम टू साइन ऑफ। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।